नमस्कार। चलिए करते हैं सीधी बात। बांग्लादेश में चुनाव खत्म हो चुका है और इसका रिजल्ट भी आ गया। बांग्लादेश नेशनल पार्टी तारिक रहमान विजेता बनकर उभरे हैं। खालिदा जिया के बेटे बेगमों की लड़ाई कही जाती थी जब भी बांग्लादेश का चुनाव होता था, क्योंकि दो पार्टियां जो थी, एक शेख हसीना की, एक खालिदा जिया की। लेकिन इस बार एक बेगम की पार्टी को अनुमति ही नहीं मिली। आवामी लीग शेख हसीना की, उन्होंने चुनाव का बहिष्कार भी किया। उनके वोटर्स ने पूर्णतः ना तो उन्हें चुनाव में खड़े होने का मौका मिला, ना ही उन्होंने चुनाव में वोटिंग की। लेकिन ये जो नई सरकार बांग्लादेश में बनने वाली है, इसका भारत के साथ रिश्तों में क्या असर होने वाला है, इसके साथ ही शेख हसीना का भविष्य क्या होगा, और मोहम्मद यूनुस जो कि अब तक सत्ता संभाल रहे थे और जिनके ऊपर में बहुत सारे आरोप और प्रत्यारोप भी लगे कि अमेरिका से और बहुत सारे पश्चिमी देशों से और खास करके पाकिस्तान से वो कुछ ऐसे रिश्ते बना रहे थे जिसमें उनका निजी फायदा था, देश का फायदा नहीं था। और अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो एक और प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, और वो ये है कि क्या अब मुस्तफिजुर रहमान को कैलकाटा नाइट राइडर्स में, कोलकाता नाइट राइडर्स में वापस खेलने की अनुमति मिलनी चाहिए? चलिए देखते हैं कि क्या है। बहुत ही जल्द कोशिश करेंगे कि सारे सवालों का जवाब हम दे पाए। तो कौन जीता है, तारिक रहमान? याद रखिएगा कि शेख हसीना को ये बोला जाता है कि वो एक ऐसे इंसान की बेटी हैं जो कि बांग्लादेश आंदोलन और बांग्लादेश बनने के मुख्य कर्ता धर्ता थे। तो तारिक रहमान जो हैं, उनके पिता जियाउर रहमान, वो भी जब मुजीबुर रहमान गिरफ्तार हो गए थे तो उन्होंने ही रेडियो पे ये अनाउंस किया था और बढ़ चढ़ कर बांग्लादेश जब बना था और बांग्लादेश की जो लड़ाई थी उसमें भाग लिया था। तो ये भी उसी पार्टी से आ रहे हैं या उसी वंश से आ रहे हैं जिन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग होने के लिए लड़ाई लड़ी थी। अच्छा, अब तो बीएनपी जो है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इसकी सरकार बनने वाली है। और रिपोर्ट्स माने तो 151 300 मेजॉरिटी, मतलब 300 जो सीटें थी उसमें 150 सीटें ऑब्वियसली जो जीत जाएगा, 151 तो वो जीत जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं कि ये चुनाव जो था बांग्लादेश का 13वां नेशनल पार्लियामेंट्री चुनाव था। मैंने आपको पहले ही बताया कि 300 सदस्य चुने जाते हैं। इस बार 299 चुनाव क्षेत्रों में वोटिंग हुई थी। अच्छा, एक चीज और जान के रखिए कि महिलाओं के लिए 50 रिजर्व सीटें होती हैं, जो कि जब 300 सीटें चुन ली जाती हैं तो उनके अनुपात से महिलाओं के लिए उनको वो सीटें दी जाती है। महिलाएं डायरेक्ट जो है ये अनुपात वाली सीटों के लिए इसमें इलेक्शन नहीं होता है। अच्छा, आज इसके हिसाब से एक और चीज़ आप जान के रखिए कि 47 से 55% के बीच में अलग-अलग इलाकों में वोटिंग रहा। लगभग 47.9% वोटिंग दर रहा, और इसके साथ में विदेश में रहने वाले बांग्लादेशियों को पहली बार वोटिंग सिस्टम से वोट करने की इजाज़त भी दी गई। अच्छा, बीएनपी ने 300 में से 292 सीटों पर चुनाव लड़ा, और उसमें हम लोग देख ही चुके हैं कि वो जो है मेजॉरिटी मार्क जो है, कहीं-कहीं तो ये भी दिखाया जा रहा है कि 200 के आसपास में अपनी अलाइज पार्टी के साथ में वो पहुंच चुके हैं। दूसरी दो और पार्टियां भी थी, एक थी जमाते इस्लामी और दूसरी थी नेशनल सिटीजन पार्टी। अगर आपको याद होगा कि जब शेख हसीना को जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने जब भगाया था या उनके खिलाफ में जब विद्रोह किया था, तो उन स्टूडेंट्स की ये जो पार्टी है उसका नाम है नेशनल सिटीजन पार्टी, और जमाते इस्लामी बहुत पुरानी पार्टी है। इसमें इस पार्टी का जो इस्लामिक झुकाव है वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी इस चुनाव के मद्देनजर। जमात 224 सीटों पर चुनाव लड़ा, और एनसीपी जो है, जो वहाँ के छात्र विद्रोह की पार्टी थी, उसने भी 30 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन बहुत कम ही सीटों पर वो जीत पाए हैं। हिंसा और अनियमितताएं जो थी वो भी दिखी। तो कई जगह जैसे नोआखली की हटिया में, बागेरहाट का सरनखोला में, मेहरपुर में, बाकी अलग-अलग घटनाएं हमने देखी जहाँ पे अ, हिंसा हुई चुनाव के मद्देनजर। अच्छा, अब इसको इस हिसाब से देखते हैं कि शेख हसीना का जो पतन हुआ है
तो अगर आपको याद हो कि 2024 के छात्र नेतृत्व वाले विद्रोह में शेख हसीना को अपना देश छोड़कर वहां से भागना पड़ा था। इससे पहले लगभग 15 साल तक शेख हसीना की आवामी लीग का शासन था वहां पर, और उसके बाद वहां पे नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ। और अभी तक हम लोग देख रहे थे कि अंतरिम सरकार ही सुचारू रूप से जो है बांग्लादेश को चला रही थी। 2026 के चुनाव पर हसीना का जो रिएक्शन है वो क्या है? तो वो कह रही हैं कि ये वोटरलेस, गैर कानूनी और गैर संवैधानिक है। आवामी लीग और वोटर्स के बिना किया गया एक सावधानी से प्लान किया गया मजाक है। और मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो अंतरिम चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस पर उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया, जैसे कि हत्यारा और फांसीवादी। अच्छा, उनके हटने का असर क्या हुआ है कि जैसा मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश की बेग में ये जो चुनाव होता था शेख हसीना के अवामी लीग और खालिदा जिया के बीएनपी के बीच में, ये टूट गया। खालिदा जिया की भी अभी कुछ महीने पहले मृत्यु हो गई, और उसके बाद में उनके बेटे तारिक रहमान जो हैं वो अभी हेड बन गए हैं बीएनपी के। अच्छा, अब आप इस चीज को समझिए कि भारत के लिए ये कैसा रहेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि खालिदा जिया की जब मृत्यु हुई थी तो उस समय हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी गए थे तारिक रहमान जी से मिलने के लिए, और उन्होंने मोदी जी का दिया हुआ एक पत्र तारिक रहमान को दिया था। तो भारत की तरफ से ये कोशिश की जा चुकी थी कि वो अपने रिश्ते बांग्लादेश से मुख्य तौर पर अच्छे कर ले। लेकिन बीएनपी का नजरिया क्या है? बीएनपी कहता है कि बांग्लादेश सबसे पहले, 100 बार आगे बांग्लादेश। मतलब कि वो ये नहीं चाहते हैं कि किसी और देश के साथ रिश्ते बनाते हुए उस देश का हित देखा जाए, बल्कि बांग्लादेश का हित पहला देखा जाए। तो वो ये भी कहते हैं कि अ, ना दिल्ली ना पिंडी, ओके, सिर्फ बांग्लादेश। तो दिल्ली से उनका मतलब है कि भारत का, और पिंडी से मतलब है पाकिस्तान का, कि वो किसी का जूनियर पार्टनर बन के नहीं रहना चाहते हैं। और इसके साथ में जो उनके मैनिफेस्टो थे उसमें उन्होंने बोला है कि इंडियन फोर्स द्वारा बॉर्डर पे अगर हत्याएं हो रही हैं तो वो रुकनी चाहिए। जो कथित तौर पर लोगों को बॉर्डर पार से जबरदस्ती वापस भेजा जा रहा है वो भी रुकना चाहिए, और नदी के पानी का बंटवारा, खासकर तीस्ता और दूसरी आम नदियों का अनसुलझा मामला जो है वो सुलझाया जाना चाहिए। तारिक रहमान की पर्सनल लाइन अगर आप देखें तो एक बार फिर से कि बांग्लादेश सबसे पहले आता है, मैं अपने देश और अपने लोगों के हितों को सबसे पहले रखूंगा। खासतौर पर भारत के बारे में उन्होंने ये जोर दिया कि बेशक मुझे पानी में अपना हिस्सा चाहिए, और एक फैलानी को फांसी पर लटकते नहीं देखना चाहते। ये एक संदर्भ था कि भारत बांग्लादेश सीमा पर एक बांग्लादेशी लड़की की हत्या के बहुचर्चित मामले थे। और ये लोकप्रिय पंक्ति तो मैंने आपको कहा ही कि न दिल्ली न पिंडी, बांग्लादेश सबसे पहले। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न जो हैं रह जाते हैं, क्योंकि आज तो इलेक्शन का रिजल्ट ही आया है कि आगे ये मोहम्मद यूनुस का क्या होने वाला है। क्या जो रेफरेंडम आया है जो कि बात करता है कि डेमोक्रेसी पे वापस बांग्लादेश जाएगा, तो उसके हिसाब से मोहम्मद यूनुस को क्या वापस अपनी समाज सेवा पे जाना पड़ेगा? दूसरा एक प्रश्न ये आता है कि ये तारिक रहमान ये किस तरीके से भारत के साथ अपने रिश्ते जो हैं वो बेहतर करेंगे, या चीजें इसी तरीके से कड़वाहट में भरी रहेगी? और तीसरा एक प्रश्न है कि क्या शेख हसीना की अपने देश में वापसी हो सकेगी? अब चौथा प्रश्न जो मैंने आपसे पूछा था कि क्या भारत को रिश्ते सुधारने में एक पहला कदम आगे बढ़ाना चाहिए, और मुस्तफिजुर रहमान जो कि भारत में उनको बैन कर दिया गया आईपीएल में खेलने के लिए, उनको अलाउ करना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है? ये खुलकर अपनी राय दीजिए, बताइए हमें। और इसके साथ में अगर कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे आप चाहते हैं कि हम आपसे बातें करें तो आप हमें ज़रूर बताइए, हम उस पे आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।